गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस बायोलॉजी लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार और अपने पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने क्या किया, सबसे पहले पाचन तंत्र का जो ऑर्गन होते हैं आहार नाल, हमने उसका पूरा अध्ययन कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, पाचन की क्रिया विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाचन की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विधि के टोटल 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? टोटल 5 स्टेप है। कौन कौन से स्टेप है? एक नंबर आएगा अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना। 2 नंबर आएगा पाचन, यानी कि पाचन का मतलब ये है भी मुख में पाचन हो गया, फिर अपने अमाशय में पाचन हो गया, आंत में हो गया, बड़ी आंत में हो गया, अग्नाशय के अंदर जो भी पाचन की क्रिया होगी, छोटे बड़े पदार्थों का जटिल का सरल में बदलना, वो किस में आएगा? पाचन में आएगा। उसके बाद में ये तो पाचन हो गया, और जो रस होते हैं या लवण होते हैं या जल का अवशोषण करना। तीसरा स्टेप क्या आएगा? अवशोषण। 4th नंबर आएगा स्वांगीकरण। और लास्ट आता है अपशिष्ट पदार्थ का त्याग, यानी कि मल परित्याग। टोटल कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। कौन कौन से? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण व मल परित्याग। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी स्टेप को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला स्टेप है अंतर्ग्रहण। भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है, ये सभी को पता है। सेकंड पॉइंट है हमारा पाचन। अब हमें पाचन पढ़ना है। पाचन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। पाचन का मतलब होता है जो जटिल पदार्थ हैं या जटिल पोषक पदार्थ हैं, उनको किस में बदलना? सरल में। किस में बदलना? सरल पदार्थ में बदलना। वो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब हमें क्या करना है? पाचन सेकंड स्टेप पढ़ना है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटेगा? प्रोटीन है वो किस में टूटेगा? और जो वसा है वो किसके अंदर विभाजित होगा? जो न्यूक्लिक अम्ल है वो किस में टूटेंगे? तो वो अपने वो पढ़ेंगे। अब देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? मोनोसेकेराइड। फिर मोनो मिलके क्या बनाते हैं? ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड आगे मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है वो मोनोसेकेराइड होती है। किससे बनती है? CxH2OY। इसे हम सेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस इकाई को हम सेकेराइड कहते हैं। इसे मोनोसेकेराइड बनता है जिसमें एक इकाई हो। ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है? 2 से 10 इकाइयां होती है। और पॉलीसेकेराइड में बहुत सारी इकाइयां मिलकर बनी होती है। तो ध्यान रखना, अब कार्बोहाइड्रेट का जैसे पाचन होगा तो कार्बोहाइड्रेट हम किसे कहते हैं? पॉलीसेकेराइड को कहते हैं। पॉलीसेकेराइड है वो अब टूटेगा किसमें? ओलिगोसेकेराइड में। ओलिगोसेकेराइड किसमें टूटेगा? मोनोसेकेराइड में टूटेगा। मैं आपको ये इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इसके एग्जांपल है। हम दोबारा यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, एक बार पहले मैं बता चुका हूं। आपको सिर्फ यहाँ इतनी चीज ध्यान रखनी है, पहले जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटेगा? ओलिगो में। और ओलिगो किस में टूटेगा? मोनो में टूटेगा। ठीक है, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब देखेंगे हम प्रोटीन। अब प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है? अमीनो अम्ल। हमारे शरीर के अंदर टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। अब देखिए, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो अम्ल।
अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ये मोनोपेप्टाइड है, ऐसे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, और इससे क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। और हम इस पॉलीपेप्टाइड को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी प्रोटीन का पाचन होगा तो उससे क्या होगा, पहले क्या बनेंगे, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड बनेंगे, और वो आगे फिर किस में टूटेंगे, अमीनो एसिड में टूटेंगे। और प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड होती है, वो प्रोटीन की इकाई होती है। ये हो गया प्रोटीन। फिर आता है वसा। वसा बनता है लिपिड। लिपिड किस में टूटेगा, वसीय अम्ल, फैटी एसिड में टूटेगा, और किस में टूटेगा, प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा। किससे टूटेगा, ग्लिसरॉल में टूटेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अगर किसी को डाउट हो तो आप पीछे जो लेक्चर मैंने बताया आपको उसके अंदर आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब आता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये मैं आपको दोनों करवा चुका हूं। जो पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए आरएनए कहते हैं। ये पहले किसमें टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा। किसमें टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा। मोनो डाइट्राइड टूटेगा। फिर वो किसमें टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस किसमें टूटेगा, फॉस्फेट में। किसमें टूटेगा, फॉस्फेट ग्रुप में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है भी। सबसे पहले हमने देखा भी न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं, शुगर होती है, और क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होती है। इनके साथ फॉस्फेट्स में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, डीएनए आरएनए कहते हैं। तो जब ये टूटेगा तो लास्ट किस में टूटेगा, नाइट्रोजनी बेस, या किस में टूटेगा, नाइट्रोजनी बेस में टूटेगा, प्लस शुगर होगी, और प्लस क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। शुगर दो प्रकार की होती है। अगर डीएनए की बात करें तो कौन सी होगी, डी ऑक्सीराइबोज एसिड। और अगर यही आरएनए हो तो कौन सी होगी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। तो ये हमने पढ़ लिया भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लियो एसिड, ये किसमें आगे सरलीकृत होंगे कि इनका पाचन कैसे होगा। अब हमें क्या पढ़ना है, सारी एक्टिविटी पढ़नी है, कहां कहां कौन सी एक्टिविटी होती है। चलिए, अब सबसे पहले मैंने आपको कितने रस बताए थे, टोटल 5 पाचक रस बताए थे। कितने बताए थे, 5 पाचक रस बताए थे। अब हम एक एक करके सभी पाचक रस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लाल। जैसे ही हमने भोजन ग्रहण किया तो सबसे पहले कहां जाएगा, मुख गुहा के अंदर जाएगा। मुख गुहा में क्या होती है, लार होती है। लार क्या करती है, भोजन को चिकना बनाती है। कैसे बनाती है, भोजन को चिकना बनाते हैं। ठीक है, लार में एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एक तो टाइलिन होता है, एक अमाइलेज होता है। ये दोनों एंजाइम ही क्या करते हैं, जो पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड, उसको किस में बदलता है, ओलिगोसेकेराइड में बदलता है। किस में बदलता है, ओलिगोसेकेराइड में बदलता है, माल्टोज में। तो आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मुख गुहा में स्टार्ट हो जाता है। किसके द्वारा, लार के द्वारा होता है। दो एंजाइम होता है, टाइलिन और अमाइलेज होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड का पाचन किसमें करता है, ओलिगोसेकेराइड में करता है, माल्टोज में करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर 2 नंबर आता है हमारा, ये 1 नंबर पाचक रस हो गया हमारा। फिर 2 नंबर है अमाशयी रस। 2 नंबर है अमाशयी रस। इसे हम क्या कहते हैं, जठरस भी कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं।
इसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, कौन कौन सा? एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को आगे तोड़ता है पेप्टाइड में। किसमें तोड़ता है? पेप्टाइड में तोड़ता है। और जो रेनिन होता है वो केसीन प्रोटीन किसमें बदलता है? पेरा केसीन प्रोटीन में बदलता है। और ये सारा का सारा फंक्शन होता कहाँ है? अमाशय के अंदर ही होता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा जो सारा फंक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। जैसे लार है, लार का काम कहाँ है? मुख गुहा में काम करता है वो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जो अमाशय रस है ना वो अमाशय के अंदर ही काम करेगा। और अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, वो क्या करता है? जेनेटिक सेल्स होती है वो विशेष कार्य करती है, स्त्राव करती है अम्ल का, भोजन को अम्लीय बना देती है। ठीक है, ये हो गया पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलती है, और रेनिन एंजाइम मतलब केसिन को पैराकेसिन में बदल देता है। ये दो प्रकार के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? अमाशय के अंदर पाए जाते हैं। एक चीज आप और ध्यान रखनी है, जब भोजन अपने मुंह के अंदर लेते हैं और जैसे लाल उसके अंदर मिल जाती है और चिकना बना देती है, और जैसे ही भोजन अपने मांस में पहुंचेगा ना तो उसे हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। यह आपको खास करके ध्यान रखना है, इसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था आपका सबसे पहले पाचन कहां से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा प्रश्न आपका ये उठेगा भी सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? तो कहां से स्टार्ट होता है? अमाशय से स्टार्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आता है 3 नंबर यकृत। 3 नंबर पाचक कौन सा है? यकृत। वो पाचक ग्रंथि होती है यकृत, लेकिन उसमें क्या होता है? बाइल जूस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। ये 3 नंबर है। इसका निर्माण तो कहां होता है? लीवर में होता है। और जमा कहां होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? ये सेव होता है। लेकिन काम कहां करता है? तो ध्यान रखना, ये काम छोटी आंत में करता है। कहां करता है? छोटी आंत में काम करता है। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। जो पित्त रस होता है वो क्या करता है काम? पित्त लवणों का स्त्रावन करता है। पित्त लवणों का स्त्रावन करता है। और ये पित्त लवण क्या करते हैं? जो वसा होता है ना, वसा का पाचन छोटी छोटी गोलिकाओं में करता है। वसीय गोलिकाओं जो क्या होता है? लीवर होता है, बाइल जिसका निर्माण होता है। और ये क्या करता है? पित्त लवणों द्वारा वसा का जो पाचन है वो वसा गोलिकाओं के रूप में करता है, छोटी गोलिकाएं बना देता है। और लेकिन ये काम कहां करता है? छोटी आंत में करता है। ध्यान रखना, बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। ये आपको याद रखना, प्रश्न इसी से उठता है कि बाइल जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, बल्कि पित्त लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पित्त लवण, बिलिवर्टिन व बिलिवर्टिन पाए जाते हैं। 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 4th नंबर आएगा हमारा अग्नाशयी रस। क्या है? अग्नाशयी रस। पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। इसके अंदर एंजाइम कौन सा होता है? एक तो होता है अमाइलेज, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। अमाइलेज क्या करता है? जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ना, स्टार्च और ग्लाइकोजन, उसको किसमें बदलता है? माल्टोज में बदलता है। 2 नंबर आएगा पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, 3 नंबर कौन सा आएगा? न्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा आएगा? न्यूक्लियेज एंजाइम। ये क्या करता है? जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए आरएनए, उनको क्या करता है? छोटे में बदलता है। किसमें बदलता है? न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। और ये दोनों क्या करते हैं? ये करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पेप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ये मुख्य मुख्य एंजाइम यही है। और फिर लास्ट आता है 5th नंबर, आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। ध्यान रखना इसमें भी घनाशय रस का निर्माण तो घनाशय में होता है, लेकिन काम कहाँ करता है? छोटी आंत में काम करता है। और सेम टू सेम आंतरिक रस होता है, वो तो छोटी आंत में काम करते ही करता है। इसके अंदर कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक सुक्रेज एंजाइम पाया जाता है, वो क्या करता है? सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रोज का पाचन किस में करता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में करता है। फिर आता है लेक्टोज। लेक्टोज का पाचन किस में? लेक्टेज एंजाइम, सॉरी लेक्टेज एंजाइम। लेक्टेज एंजाइम होता है वो लेक्टोज को किसे बदलता है? गलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। और फिर 3 आता है लास्ट, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। फिर आता है इरिप्सिन एंजाइम। इरिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और फिर आता है न्यूक्लियेज एंजाइम। ये क्या करता है? डीएनए आरएनए किस में तोड़ता है? नाइट्रोजन बेस में शुगर में बदलता है। डाइपेप्टाइड होता है ना, वो क्या करता है? डाइपेप्टाइड को पेप्टाइड में बदलता है। फॉस्फेटेज होता है, वो क्या करता है? जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह में बदल देता है। तो ये क्या कुछ एंजाइम है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। ये मैं आपको सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ पाचन किस तरीके से होता है। तो ये हो गया पाचन। अब देखिए, मैंने कहा जैसे भोजन मुंह में लिया, अंतर्ग्रहण किया, और क्या हुआ? लार मिल गई। लार मिलने के बाद भोजन कैसा बन गया? बोलस। जब अमाशय के अंदर पाचन पूरा हो जाता है, अमाशय के अंदर क्या होता है? भोजन का पाचन हो जाता है, जितना होना होता है हो जाता है। उसका जो भोजन होता है उसे कायम कहते हैं कायम। और जैसे ही ग्रहणी होती है, छोटी आंत में कहते हैं ड्यूडेनम ग्रहणी होती है। ग्रहणी के बाद जो पाचन पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे वो इलियम में प्रवेश करता है, तो हम उस भोजन को क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, भोजन के अंदर जब लार मिक्स हो जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जैसे अमाशय के अंदर पाचन पूरा हो जाता है और जैसे वो छोटी आंत में प्रवेश करता है, तब उस भोजन को हम कायम कहते हैं। जैसे छोटी आंत के अंदर पूर्ण पाचन होने के बाद वो जैसे लास्ट इलियम में प्रवेश करता है, तो इलियम में भोजन किस रूप में जाता है? काइल के रूप में जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया। 3 नंबर आता है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है, छोटी आंत में सबसे ज्यादा क्या होता है? अवशोषण होता है। ये आपको मैं बता सकता हूँ। अवशोषण किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के अंदर विलाई पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? विलाई, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? रंसा अंकुर कहते हैं। वो क्या करते हैं? वो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे अवशोषण हो जाता है। ठीक है, जैसे विटामिन है, खनिज लवण, उनका क्या होता है? अवशोषण हो जाता है, जल का अवशोषण हो जाता है। फिर आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। कौन सा? इस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई। वो क्या करते हैं? जो लास्ट जो अपचित पदार्थ होता है उसको और पहुंचा देते हैं, और लास्ट अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं? वो रेक्टम, अम्लाशय के अंदर पहुंचा देते हैं, और वहां से अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हो गए 3 स्टेप। 4th नंबर स्टेप क्या आता है? 4th नंबर स्टेप आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण होता है जब खनिज लवण और जो भी रस है उसका जब अवशोषण हो गया है, तो अवशोषण कहाँ होता है? रक्त शर्करा के अंदर, रक्त के अंदर, खून के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और रक्त के माध्यम से क्या होता है? शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? जब आरस का अवशोषण होता है, वो विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच के काम करने लग जाए या ऊर्जा के रूप में यूज होने लग जाए, तो वो क्या होता है? स्वांगीकरण कहलाता है। और लास्ट आता है मल परित्याग। जो शरीर का सब अवशिष्ट पदार्थ जो बचा हुआ है, वो लास्ट में क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ मल त्याग दिया जाता है। अब जो मल का रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण रंग होता है, मल का रंग। और जो गंध होती है वो किसके कारण होती है? स्केटोल, इंडोल के कारण होती है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना।
ये सारे क्या है, पांचों स्टेप पढ़ लिए। कौन कौन से? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण व मल परित्याग। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके अंदर क्या सबका सब विवरण आ जाएगा, उसको आप ध्यान रखना, तो उससे आपको क्या होगा, सारा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ट्रिक करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे जिससे क्या सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखते जाओ। सबसे पहले हमने भोजन लिया। भोजन कहां लिया? माउथ में। माउथ से कहां जाएगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहां जाएगा? इसोफेगस। इसोफेगस से कहां जाएगा? स्टोमस में। स्टोमस में कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। फिर क्या जाएगा, कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर कहां जाएगा? रेक्टम, से। और लास्ट में क्या आता है? ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ आ गया। तो ये क्या पूरा प्रोसीजर होता है, क्या होता है? पूरा प्रोसीजर होता है, पूरी आहार नाल आ गई इसके अंदर। अब मैं आपको क्या दूंगा, एक तो ये तो क्या प्रोसीजर पथ होगा, ये क्या पाचन पथ है, क्या है? पाचन पथ है। अब मैं आपको क्या दूंगा, इनकी लंबाई बताऊंगा कि लंबाई कितनी कितनी होती है। तो लंबाई देखिए आप, लंबाई देखिएगा, जो फेरिंग्स होता है वो 15 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर होता है इसोफेगस। स्टोमच भी 30 सेंटीमीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर होती है। जो रेक्टम होता है वो क्या होता है? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, टाइमिंग क्या लगती है? इसोफेगस में 1 से 10 सेकंड ही रुकता है भोजन। कितनी देर रुकता है? 1 से 10 सेकंड। यहां से 3 घंटे, 3 आवर्स। यहां 3 से 6 आवर्स। यहां होता है 11 से 16 आवर्स। और रेक्टम में कहां तक होता है? अप टू 48 आवर्स। ये क्या टाइम पीरियड है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, अब देखो आप, अब इसमें क्या सारा पाचन सिस्टम आ गया। ये तो पाचन का पथ आ गया, ये पूरे भागों की लंबाई आ गई, ये पूरा टाइम आ गया, पाचन में लगने वाला समय। एक बार फिर देखिए, भोजन ग्रहण किया, माउथ, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, फिर स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और फिर लास्ट में अपशिष्ट पदार्थ मल। फेरिंग्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर, इसोफेगस की 30 सेंटीमीटर, स्टोमच की 30 सेंटीमीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं 6 मीटर लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं जो 1.5 मीटर लंबी होती है, रेक्टम होता है 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है। भोजन होता है वो इसोफेगस में 1 से 10 सेकंड ही रुकता है, स्टोमच में 3 घंटे तक रुक के रहता है भोजन, फिर छोटी आंत में 3 से 6 घंटे, और बड़ी आंत में 11 से 16 घंटे, और जो रेक्टम होता है मलाशय, उसके अंदर क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होता है जो अप टू 48 घंटे तक लास्ट रह के रुक सकता है। तो आज हमारा क्या हुआ, पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया। सारे ऑर्गन पढ़ लिए, पाचन सिस्टम के सारा प्रोसीजर पढ़ लिए। जहां किसी कुछ को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।